हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए आज हम करेंगे अपने कम्युनिकेशन का क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, जो अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सिर्फ एक मास मीडिया का जो टॉपिक है वो रह जाएगा और अपना जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन है क्या? ठीक है, कम्युनिकेशन हमने इससे पहले अपने देख लिया था कि कम्युनिकेशन है क्या, कि कोई भी दो पर्सन, जो एक पर्सन अपने आइडिया थॉट, ठीक है, वो किसी दूसरे पर्सन से शेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन या फिर ओरल, वो क्या है? वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, और क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है? देखो, क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पर जिस टाइम एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा वहां होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन है तो वहां पे क्या है? वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में। इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन हो सकती है। ठीक है सर, क्योंकि देखो वर्बल भी हो सकती है। वर्बल कैसे? वो बोलते हैं, ऑब्वियस है, वो तो मतलब बोल के आपस में बातचीत करते हैं क्लासरूम में। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा? नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब टीचर पढ़ा रही हो उस टाइम पे कई बच्चे शरारत नहीं करते वो, या फिर किसी भी तरह का अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी टीचर, जब टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो वो कई बार गर्दन हिला के जवाब देता है, हाँ भाई हाँ आता है या नहीं आता, तो वो गर्दन हिला के जवाब देता है, तो वो क्या? वो नॉन वर्बल में आता है। हमने नॉन वर्बल पढ़ी थी ना इससे पहले। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो इससे पहले वो देखिए ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो सके। ठीक है, नॉन वर्बल में आपका प्रोक्सिमिसिस, काइनेसिस वो सारा आ जाएगा। ठीक है, और रिटन में भाई आप जो है टीचर ने कोई टेस्ट लिया और उस टेस्ट को आपने रिटन फॉर्म में करके वो दे दिया, वो क्या है? वो आपने रिटन फॉर्म में अपनी क्लासरूम कम्युनिकेशन पूरी करी है। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज टू वे। देखो, अकेला अगर टीचर होगा और अकेला या फिर स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे अधूरा रह जाएगा, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन भी एक प्रोसेस हुआ। एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए दोनों पार्टीज अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो टीचर भी हो और स्टूडेंट भी हो। ठीक है, चलिए देयर शुड बी द स्कोप ऑफ फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक का स्कोप होगा क्योंकि टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो उसे देखना भी चाहिए। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हर टीचर फीडबैक मांगे, मगर ये मैंडेटरी होना चाहिए, या उस एक्चुअल में ये एक एथिक है कि टीचर अगर जब पढ़ा रहा है तो उसके बाद उसे फीडबैक भी लेना चाहिए, टेस्ट के थ्रू या ओरल टेस्ट के थ्रू या रिटन टेस्ट के थ्रू, ताकि समझ में आ सके उसे भी कि उसने जो पढ़ाया क्या वो सही है, या बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, या उसे और कितनी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे फीडबैक भी जरूरी हो जाता है। इट कैन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लेक्चरिंग, डेमोस्ट्रेटिंग, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। ये कहाँ पे हो सकता है? लेक्चर देते हुए, डेमो देते हुए, या कोई डिस्कशन करते हुए, कोई प्रेजेंटेशन देते हुए। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्लासरूम में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो उसका पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं रूल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रूल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो है रूल्स क्या हैं? ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बी क्लियर, क्लियर हो आपके वर्ड्स, आपकी जो टोन है वो प्रॉपर क्लियर हो। ठीक है, बी इक्वल टू एवरी स्टूडेंट। देखिए हमेशा आपके साथ भी मैं भी शायद रहा हो कि टीचर्स ना ऑलमोस्ट पार्शियलिटी करते हैं। जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं, हालांकि गुड और बैड स्टूडेंट्स में कुछ अलग है नहीं, मतलब सभी स्टूडेंट्स इक्वल हैं, मगर वो जो इंटेलिजेंट होते हैं कुछ, ठीक है, इंटेलिजेंट इन द सेंस कि उनके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं तो टीचर उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जो जिनके मार्क्स नहीं आते उनको प्रेफरेंस नहीं देता। ठीक है, उनको डांटता है या मारता है, तो वो क्या है? वो एक अच्छी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं कहा जाएगा, या अच्छी टीचिंग का पार्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या है? हर एक स्टूडेंट को इक्वल मानना चाहिए। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को जब आप इक्वल मानोगे तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो है वो प्रोसेस पूरा हो पाएगा। ठीक है, कीप इन शॉर्ट, जितनी शॉर्ट में बात हो सके उतनी शॉर्ट में बात करी जा सके। मतलब ऐसा ना हो आप पूरी गाथा गाड़ दें, मतलब 1-1.5 घंटे की पूरी अपना लेक्चर झाड़ के चले जाएं, मगर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया,
तो आपको उतना ही मैटर, उतना ही बोलना चाहिए जितना सामने वालों को समझ में आ सके एक बार में। और बार बार वो चीज़ बोलेंगे तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, वो बड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी ए गुड लिसनर। देखो ये हमेशा कहते आए हैं कि अगर एक गुड लिसनर है, अगर आप एक गुड लिसनर हो तो आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हो सकते हैं, ठीक है। गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर, ठीक है। तो आपको गुड लिसनर बनना जरूरी होगा, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट की बात, जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो टीचर सुन ही नहीं रहा है ना, वो अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और टीचर क्या कर रहा है, वो उसको बीच में से काट के अपना आंसर दे रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो डीमोटिवेट हो जाएगा और स्टूडेंट को उसके बाद दोबारा से मतलब पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी स्टूडेंट की। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीचर को भी गुड लिसनर बनना पड़ेगा ताकि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका ढंग से जवाब दे सके, ठीक है। तो उनको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। आस्क क्वेश्चंस, जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो समझ में नहीं आ रहा वो अपने टीचर से क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक फीडबैक का भी पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे पता लगेगा कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है और टीचर को ये पता लगेगा कि मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए या मुझे कौन सा और मेथड अडॉप्ट करना चाहिए जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, ठीक है। चलिए आगे क्या है, एनकरेज एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स को हमेशा एनकरेज करिए एंड मोटिवेट करिए ताकि वो अपने जो स्टडी है, वो जो उनका सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से पकड़ बना सके और उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आपको हर स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे कॉलेज में ना बड़े अच्छे टीचर थे एक, तो वो क्या करते थे, वो कोई भी स्टूडेंट अगर सामने से कोई मतलब तू मैं भी करे ना, तो वो बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनको ना बोल दिया करते थे। तो क्या होता था उस टाइम पे ना, जो स्टूडेंट होता है वो ज़्यादा आर्ग्यू कर ही नहीं पाता था, मतलब उसके पास मौका ही नहीं होता था। तो ये क्या है, जब आप किसी को सामने से रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब क्या है, अब वो क्या करते थे, जब वो सामने से अच्छे से बोलते थे तो जो स्टूडेंट है जिसको थोड़ा हाई फाई हुआ पड़ा, जो थोड़ा गुस्से में, वो क्या है, वो ठंडा हो जाता था और कहता था कोई बात नहीं, सॉरी सर मेरी गलती है। तो उस टाइम क्या होता है कि आप अगर रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। डू मॉड्यूलेशन इन वॉइस, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इन वॉइस में जैसे कि आपको मोल्ड करना पड़ेगा, मतलब वॉइस में अप या डाउन मतलब आपकी वॉइस ऐसे सीधी ना चले, आपकी जो है ये वॉइस ऐसे ऐसे चले थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आपने वो देखा हेल्थ वाला, ठीक है, वो ऐसे से चले, आपकी वॉइस अप और डाउन ऐसा हो, ठीक है। यूँ ना हो बिल्कुल सीधी हो, मतलब स्ट्रेट अप, बिल्कुल कहीं फोकस नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी कहीं फोकस नहीं कर रहे हो या फिर कहीं भी अप या डाउन नहीं है, तो वो क्या है, वो आपको बोरिंग बना देगा, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हैं कुछ। अब देखिए अब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉल एंड चैन ए टिपिकल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन की एक टिपिकल इसने प्रोसेस दी है जिसको अपने 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में इसने डिफाइन की है। देखो हमने पहले कम्युनिकेशन का प्रोसेस किया था ना, लगभग वैसा है, मगर जो ये दो थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होती है उसकी एक अलग से स्पेसिफिक प्रोसेस बना के दे दी है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक प्रोसेस थोड़ा सा बन सकता है, ये क्वेश्चन में देखो बन सकता है कि जो स्पेसिफिक प्रोसेस है क्लासरूम कम्युनिकेशन की उसमें क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो है लगभग सेम, बस थोड़ा सा आपको क्रैम करना पड़ेगा या समझ लीजिए, ठीक है। तो समझना ही है, उसे क्रैम की कोई बड़ी बात ही नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज उसमें सिंपल था कि वहाँ पे मैसेज बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या एनकोडिंग करते हैं, ठीक है, एनकोडिंग, उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं, फिर डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्या है, ये क्या है, यहाँ पे सेंडर का भी काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आ गया, उसके बाद रिसीवर का काम, ठीक है, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन तक। अब क्या है, यहाँ पे उसने पहले मैसेज को बनाया, फिर मैसेज को एनकोड किया, ठीक है, मतलब मैसेज सोचा, उसके बाद क्या है उसने लिखा, उसके बाद उसने सेंड कर दिया। अब उसने सेंड किया किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है। मैसेज को जो रिसीवर है, अब यहाँ पे आ गई बारी रिसीवर की, रिसीवर ने उस मैसेज को पढ़ा, समझा और मतलब डिकोड किया और इंटरप्रेट किया, ठीक है, समझा। उसके बाद क्या किया उसने, क्या किया, उस मैसेज का फीडबैक दिया कि हाँ मुझे समझ में आया या इसका ये जवाब है, और क्या है उसको इवैल्यूएशन किया। अब सेम चीज़ें यहाँ पे आप टीचर को लेके चलिए, उसने अपने मैसेज को बनाया, अपना लेक्चर बनाया, ठीक है, बनाने के बाद प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद उसको अब किस
के थ्रू प्रेजेंट किया, मतलब उसने पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट किया या उसने डायरेक्ट लेक्चर प्रोवाइड किया, ठीक है। ये उसके बाद क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नोटबुक में कर रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं। अब क्या, वो जब पढ़ेंगे तो उसको डिकोड भी करेंगे, वो इंटरप्रेट भी करेंगे, है ना। फिर वो क्या करेंगे, फीडबैक भी देंगे। फीडबैक कैसे, फीडबैक जब टीचर जो होगा वो उनका टेस्ट लेगा, तो वो क्या है, वो फीडबैक का एक प्रोसेस हो जाएगा कि स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट दे रहे हैं और वो उस बिहाफ पे उनको इवेल्युएट कर पाएगा टीचर, ठीक है, कि कौन किसके ज़्यादा मार्क्स हैं, किसके कम हैं, या किसको कितनी अभी और ज़रूरत है मेहनत करने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब चलिए, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता था पीछे कि आपका ये प्रोसेस कौन सा है, तो थोड़ा सा प्रोसेस को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रिंसिपल्स हैं थोड़े से, जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन 5 मेजर फैक्टर्स, नेमली टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट मैसेज, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखो जहाँ पे इसने कहा है कि ये वाले जो हैं फैक्टर्स ये होने चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करने के लिए, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं अपने पास, जैसे कि ये टीचर का हो गया, प्रिंसिपल फॉर टीचर, प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन, प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया, प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, 4-5 जो है अपने पास पॉइंट्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं अपने पास। इन प्रिंसिपल को अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एक तो है टीचर, स्टूडेंट, मैसेज, इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, और 5वां क्या है अपने पास, लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये अपने पास 5 फैक्टर्स हैं जो अपने को इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब पहला क्या है, प्रिंसिपल फॉर टीचर्स। देखो टीचर्स के लिए प्रिंसिपल क्या है, डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर। जो टीचर है उसको अपने टॉपिक के बारे में डिटेल्ड और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वो प्रोफिशिएंट हो अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक में, उसका जो लेक्चर है उसमें प्रोफिशिएंट हो। अगर वो प्रोफिशिएंट नहीं है तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए। तो क्या है, जो टीचर है उसको प्रोफिशिएंट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट मैटर में। ए टीचर शुड मेक एवरी एफर्ट टू रिमेन अपडेट इन हिज और हर सब्जेक्ट एरिया बाय इंडिपेंडेंट रीडिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट रीडिंग, पार्टिसिपेशन इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज, अटेंडिंग क्लास ऑफ प्रोफिशिएंट टीचर्स, एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। दिस हेल्प्स इन बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, ठीक है। तो वो क्या है, और वो एक्सपर्ट्स के थ्रू पढ़ें, वो अपने जो लेक्चर्स फ्री हैं उनमें वो और थोड़ा सा रिसर्च करें टॉपिक्स के बारे में, तो वो क्या है, वो प्रोफिशिएंट हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है। सेकंड क्या है, अंडरस्टैंड द लर्नर्स। अब लर्नर्स को अंडरस्टैंड करना, देखो हर एक स्टूडेंट सेम नहीं होता, ठीक है। कोई स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, किसी स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, किसी की नॉलेज कैसी है, किसी की नॉलेज कैसी है, किसी की लर्निंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, किसी की कम है। तो वो क्या है, वो अंडरस्टैंड करता है अपने उसमें, मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको अपने लर्नर्स को कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो ए टीचर शुड ट्राई टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्नर्स, लाइक प्रीवियस नॉलेज, उनकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, उनका बेसिक क्लियर है या नहीं है, लर्निंग स्टाइल, ठीक है, उसका खुद का लर्निंग स्टाइल कैसा है, एक्सेट्रा। ए टीचर शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। जो दो इंडिविजुअल होंगे, जो 2 स्टूडेंट्स होंगे, वो कभी भी सेम नहीं होंगे। ये टीचर को ध्यान रखना चाहिए और ये चीज उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। एंड दस कैन नॉट बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर, और उन दोनों स्टूडेंट्स को कभी भी सेम मैनर में ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। देखो कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आपकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के थ्रू ही इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। ए टीचर कैन रिकॉर्ड हिज ओन ऑडियो एंड एनालाइज द सेम फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन द स्पोकन लैंग्वेज। जो भी टीचर हो उसे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहिए और उससे क्या है, अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को वहाँ पे परखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मैं इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। He should remain open to feedback for colleagues, superiors and students. उसे हमेशा रहना चाहिए कि भी मैं फीडबैक लूँ अपने कलीग्स से, कोई भी सुपीरियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई और टीचर है, ठीक है, तो उनसे फीडबैक लूँ कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ वो क्या सही हूँ, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है या नहीं है, या मुझे अपनी टीचिंग स्टाइल में और क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब क्या है, अडोप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। दिस हेल्प्स इन मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शंस एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। आपको एक फ्लेक्सिबल अप्रोचेज जो है वो देखनी पड़ेगी, आपको वो अडोप्ट करनी पड़ेंगी जो
हर एक स्टूडेंट पे अप्लाई हो। ऐसा ना हो कि आप एक स्टूडेंट पे तो अच्छी अप्रोच कर दो और दूसरे स्टूडेंट पे आप वही अप्रोच जो है यूज़ करो, लेकिन उसका इफेक्ट जो है, वो इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव आए उस स्टूडेंट पे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दो स्टूडेंट्स कभी भी सेम नहीं होते, तो आपको एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी होगी जहाँ पे सभी स्टूडेंट उसमें कवर हो सकें। ठीक है, बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड, सेम चीज कि आप कभी भी अनबाइस्ड ना हो। अनबाइस्ड कैसे? कि आप दो स्टूडेंट्स में कभी भी भेदभाव ना करें कि ये इसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो इसको ये मतलब इंटेलिजेंट है, ये इसको ए कैटेगरी दे दिया, जो जिसके मार्क्स नहीं आ रहे उसे डी कैटेगरी दे दी, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, तो वो चीज़ ना हो इसमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ना हो आप सब्जेक्टिव रहें। ठीक है, और अनबाइस्ड कभी भी ना हो, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब प्रिंसिपल फॉर मैसेज, अब क्या है? प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन। ठीक है, तो मैसेज शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्या है? क्लियर और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका। ऑब्जेक्टिव शुड बी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग स्मार्ट। ठीक है, SMART, स्मार्ट से रखा है। अब स्मार्ट में क्या है? देखो, पहला स्पेसिफिक, आपका जो मैसेज है वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, आप उसको मेजर कर सको कि कैसा पढ़ाया है कैसा नहीं। अचीवेबल हो, अचीवेबल मतलब कि आप देख सको उसमें कि आपने क्या अचीव किया, मतलब स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ पाए हैं कि नहीं। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब आप जो एग्जांपल्स दो वो रियलिस्टिक हों, रियलिस्टिक इन नेचर हो, मतलब वो लाइफ से जुड़े हुए हों। ठीक है, और टाइम फ्रेम्ड, टाइम फ्रेम्ड हो। किसी टॉपिक पे अगर आपने आधा घंटा बात करनी है तो सिर्फ आधा घंटा ही बात करो, उस पर आप 1 घंटा बात मत करो। ठीक है, तो वो क्या है? आपको बोरिंग बनाएगा और वो इरिटेट कर देगा आपके स्टूडेंट्स को, आपकी ऑडियंस को। ठीक है, अब क्या है? रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट शुड बी रेलेवेंट टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। अब जो कंटेंट आप बनाओगे, जो टीचर है वो अगर कंटेंट बना रहा है, अपना कंटेंट बना रहा है, तो उसमें वो सारा का सारा टॉपिक कवर करे, वो ऑब्जेक्टिव उसका ऐसा हो ताकि उसके सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसमें सारे के सारे कवर हो सके। ठीक है, प्रॉपरली सीक्वेंस, प्रॉपरली सीक्वेंस मतलब जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं वो उसका प्रॉपर सीक्वेंस हो। ऐसा ना हो कि आप उल्टा पुल्टा पढ़ा दो। मैं आपको अगर प्रोसेस पढ़ाऊं तो मैं प्रोसेस ये थोड़ा बताऊंगा कि मतलब अगर मैं यूँ बताऊं कि पहले कोई एनकोडर होता है, लेकिन हम ना डिकोडिंग से पढ़ेंगे, तो बीच में मैंने शुरू कर दिया भाई डिकोडिंग ये होती है, फिर मैं गया एनकोडिंग पे, फिर मैं आया सेंडर पे, फिर आया मैं रिसीवर पे, फिर मैं चला गया फीडबैक पे, फिर मैं आया नॉइस पे। तो ये क्या कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो इससे आप समझ ही नहीं पाओगे। तो आप का जो कंटेंट है वो प्रॉपरली सीक्वेंस्ड हो, आप जो सीक्वेंस में बना के रखो, और वो कॉम्प्लेक्स ना हो, वो बड़ा सिंपल और इजी लैंग्वेज में हो। ठीक है, इसके बाद क्या? यूज एप्रोप्रिएट सिंबल्स, सिंबल्स का अच्छे से यूज करो, ऐसे सिंबल्स का यूज करो जो आराम से आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, वो बड़े टेक्निकल ना हो, वो बड़े इजी हो। ठीक है, यूज ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, एग्जांपल्स फॉर डेली लाइफ एंड वर्ल्ड of work should be used for more understanding of the content। आप एग्जाम्पल्स का ऐसा यूज़ करो जो कि आपके लाइफ में लाइफ रिलेटेड हो। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को पता हो, उनके लाइफ से रिलेटेड हो, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपको देने चाहिए। यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हो, ऐसा ना हो आप बहुत टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको तो पता है उस नॉलेज की, उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, मगर जो आपका ऑडियंस है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको उस बारे में अगर नॉलेज ही नहीं है तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है वो सिंपल और ईजी यूज़ करनी होती है। ठीक है, चलिए अब क्या है? थर्ड, प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया। आपको जो मीडिया है, जो आपको मीडिया है या इंस्ट्रक्शनल मेथड है, वो आपको अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मीडिया। आपको जो मेथड है या मीडिया है, ठीक है, वो क्या है, वो एक रेलेवेंट हो। ठीक है, आप ताकि वो आपके ऑब्जेक्टिव से मतलब पूरा पूरा रेलेवेंट हो। ठीक है, आपके कंटेंट को जो है वो अप्रोप्रिएट बताए। ठीक है, कि देखो जैसे यहाँ लिखा था मेथड एंड द मीडिया शुड बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव। आपका जो मेथड है या मीडिया है वो क्या है, वो कैसा हो, रेलेवेंट हो आपके ऑब्जेक्टिव से। कंटेंट एंड शुड बी अप्रोप्रिएट टू द लेवल ऑफ द लर्नर्स, मतलब वो अप्रोप्रिएट हो, लर्नर्स के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि आप
पढ़ाने तो जा रहे हो 10th या 11th क्लास के बच्चे को, मगर आपने जो मैटर डिसाइड किया, जो आपने मेथड डिसाइड किया, वो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे को जो पढ़ाते हैं वैसा वैसा डिसाइड किया हो, ठीक है, या आपने सेट किया हो, तो वो ना हो आपका, ठीक है। यूज वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया, आपको एक वैरायटी एक मेथड से काम नहीं करना चाहिए, आपको डिफरेंट मेथड्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। क्यों? देखिए वही बात, हर जो स्टूडेंट होता है वो सेम नहीं होता। अगर सेम नहीं होता तो हर एक स्टूडेंट को अपने अपने तरीके से आपको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पे आपको थोड़े से डिफरेंट मेथड्स, हर एक पर्सन के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट मेथड, थोड़ा डिफरेंट जो है मीडिया आपको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है, यूज़ गुड क्वालिटी मीडिया, गुड क्वालिटी हो, ठीक है, उसमें विजिबिलिटी प्रॉपर हो, कलर हो, प्रिंटिंग्स हो, ठीक है, उसमें साउंड ना हो, बेफालतू का नॉइस ना हो, वो तो ही अच्छा होगा, ठीक है। अगर नॉइस बहुत ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट भी समझ में नहीं आ पाएगा और आपको भी पढ़ाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, फोर्थ प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो आपका जो एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो कैसा हो, ये बहुत मतलब मेजर इम्पैक्ट डालते हैं इस चीज़ का। एनवायरनमेंट हमें लगती छोटी सी चीज़ है बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इससे जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, इससे क्वेश्चन भी बने हुए हैं पहले और अभी भी बन सकता है, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाना है इन चारों प्रिंसिपल्स को ही, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। देखो बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ओवर क्राउडेड होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें बैठने के तो जो सीट है वो 30 ही हैं, मगर वो उसमें 50, 60 या 70, 80 बच्चे बिठा रखे हैं। तो वो क्या है, वो ना सफोकेशन पैदा करेगी, वो बच्चों को इरिटेट करेगी, वो टीचर को इरिटेट करेगी। बच्चे शोर मचाएंगे तो टीचर से उतने बच्चे शायद संभले ही ना, ठीक है, सभी से नहीं संभल पाते हैं, ठीक है, ये बात जेन्युइन भी है। तो क्या है, आपको ओवर क्राउडेड ना हो, वो एक लिमिट में, एक बैलेंस में हो, ठीक है। तो क्या बात करते हैं, इट इज रियली बिकम डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू मैनेज अ बिग क्लास। यहाँ पे क्या है, कहता है डिफिकल्ट है टीचर के लिए मैनेज करना है किसको, एक बिग क्लास, एंड पे अटेंशन टू ईच लर्नर। आप सभी लर्नर्स पे अटेंशन पे नहीं कर पाओगे, आप सभी लर्नर्स को बता नहीं पाओगे, उन एक एक पे नहीं ध्यान दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या बात करते हैं, एंश्योर प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट इन दी क्लास। आप एंश्योर हो कि जो क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है। मिनिमम एसेंशियल डिस्टेंस शुड बी मेंटेन, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस तो कम से कम हो। मतलब अगर एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो 2 स्टूडेंट्स एक मिनिमम में तो हो, मतलब मिनिमम जो आपका स्पेस है वो कम से कम मिनिमम तो हो, मतलब थोड़ा सा तो हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल चिपक के बच्चे बैठे हैं, एक बेंच पे 4-4 बच्चे बैठे हैं, एक पे सिर्फ बेचारा एक ही बैठे हैं, तो वो क्या, वो अजीब सिचुएशन हो जाएगी। वो टीचर के लिए भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ भाई, वहाँ पे देखूँ यहाँ देखूँ, या बच्चे वो जो 4 बच्चे बैठे वो शोर मचाएंगे, जो एक अकेला बैठा है बेचारा वो पढ़ना चाहता है मगर वो उन बच्चों के कारण पढ़ नहीं पा रहा। तो आपको एक मेंटेन रखना पड़ेगा इस तरह का जो एनवायरनमेंट है वो, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ताकि आपके प्रति उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, ठीक है, और वो आपसे कभी भी क्वेश्चन पुट करने में ना हिचकिचाएं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एनकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। उन्हें एनकरेज करना है हेल्दी कंपटीशन के लिए, ऐसा ना हो कि मार काट के करो, नहीं। देखो अगर आप ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये जो स्टूडेंट है ये बहुत तेज भागता है, तो इस स्टूडेंट को हमें ये नहीं सिखाना, इस स्टूडेंट को हमें ये नहीं सिखाना कि इसके हाथ पैर तोड़ दे, ये भाग ही नहीं पाए, नहीं। इसे हमें ये सिखाना है कि तू प्रैक्टिस कर, ठीक है, तू प्रैक्टिस कर, तू ये एक्सरसाइज कर, तू या ये कर, तो उससे क्या होगा, तो इससे ज़्यादा तेज भाग पाएगा। तो हमें इसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिखाना है, हेल्दी कंपटीशन सिखाना है, हमें इसे घटिया कंपटीशन नहीं सिखाना, हमें मतलब इसको मजबूत बनाना है, ठीक है। तो क्या इसमें क्या कहता है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय असाइनिंग ग्रुप एक्टिविटीज एंड पेयरिंग ब्राइट स्टूडेंट्स विद एवरेज और पुअर स्टूडेंट। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पुअर स्टूडेंट्स का जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो हैं वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका अलग ग्रुप बना दो, और जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप बना दो। तो उससे क्या होगा, वो एक पार्शियलिटी साफ झलकेगी, तो उससे कंपटीशन, आप हेल्दी कंपटीशन कर ही नहीं सकते। तो आपको मिक्स करना चाहिए, भी इंटेलिजेंट भी हो, पुअर भी हो और एवरेज भी, वो तीनों के तीनों क्लास के जो ग्रुप हैं वो उस तरह से बने हों, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म हो, आप फीडबैक हाथों हाथ लीजिए, ये थोड़ा टाइम रुके लेकिन फीडबैक जरूर लीजिए। इट शुड वर्क बोथ वेज,
दोनों तरफ से हो सकता है, टीचर की तरफ से भी हो सकता है और स्टूडेंट की तरफ से भी हो सकता है। प्रोवाइड नॉन थ्रेटिंग एनवायरनमेंट। देखो पहले क्या होता था, पहले जो टीचर्स थे वो बच्चों को बहुत बुरी तरह पीटते थे। हमारे टाइम में मतलब टीचर्स थे वो गर्दन से पकड़ के उठा के कूणी मारते थे, लात मारते थे। तो ये क्या, ये बच्चों में डर पैदा कर देता है, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, सिर्फ रट्टे मारते हैं, है ना। वो क्रैम करते हैं, वो क्रैम करेंगे तो वो सिर्फ क्रैम ये 1 या 2 दिन के लिए याद रहेगी चीज़। मगर अगर हमें उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट दें, उन्हें पनिश ना करें, थोड़ा उनको ढंग से सिखाएं, उन अच्छे मेथड्स यूज़ करें, तो बच्चों का जो बेसिक है वो क्लियर होगा और उनको आगे ग्रेजुएशन में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको पनिश नहीं करना चाहिए। उस पनिशमेंट की बजाय पे आपको ये देखना चाहिए कि आप मेथड में क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए। तो अपने ये प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, अब देखिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स है, जो टर्म्स है मैं लेके आया हूँ, उनमें 4 ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और थोड़े से मतलब टिपिकल नहीं कहूँगा बट फिर भी थोड़े से आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, देखो पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने इसमें। ठीक है, पहला क्या है, सिंक्रोनियम मीडिया। सिंक्रोनियम मीडिया वो मीडिया होता है जो लाइव हो। ठीक है, लाइव मतलब आप कोई लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइव शो आ रहा है टीवी पे, तो आप उसको लाइव देख रहे हैं, वो क्या है, वो आपका सिंक्रोनियम मीडिया है। या आप किसी शो पे बैठे हैं, शो में बैठे हैं, आप स्टेज शो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका लाइव सिंक्रोनियम मीडिया है। ठीक है, तो लाइव है वो, तो उसे क्या कहेंगे, सिंक्रोनियम मीडिया। उसका अपोजिट असिंक्रोनियम मीडिया। ठीक है, असिंक्रोनियम मीडिया क्या होता है, जो रिकॉर्डेड हो। ठीक है, जैसे मूवीज़ हैं, आपके डेली सोप्स हैं, वो क्या है, वो रिकॉर्डेड हैं, पहले वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, फिर वो एडिट हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पास वो पहुंच रहे हैं, वो टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो असिंक्रोनियम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट आप कर सकते हैं, आप कोई शो देख रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद आपने कहा चल मैं घर जाके देखूंगा। ठीक है, या आज के टाइम पे देखो जो टाटा स्काई या अलग अलग और जो आ रहे हैं, ठीक है, डिश टीवीज, उनमें एक ऑप्शन है कि आप किसी भी सीरियल को, किसी भी मूवी को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसे जब आपको टाइम लगे, मतलब टेलीकास्ट मान लो कि 1 बजे हो रहा है और आप 1 बजे फ्री नहीं है, तो आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके अगर आप 5 बजे फ्री हैं तो आप 5 बजे देख सकते हैं। तो ये क्या, ये टाइम शिफ्ट है। ठीक है, अब इसके बाद पैराफ्रेजिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेजिंग देखो, पैराफ्रेजिंग होती क्या है, पहली बात, पैराफ्रेजिंग ना स्टूडेंट शुरू करता है, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जो, कुछ नहीं लगभग सभी ऐसा होते हैं, कई बार सभी के साथ हो जाता है, कोई इंटेलिजेंट है तो उसके साथ भी ऐसा हो जाता है कि उसे क्वेश्चन पूछना नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन पूछना नहीं आ रहा मतलब वो अटपटा रहा है क्वेश्चन में, तो टीचर के पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि उसके क्वेश्चन को सुने और उस जो भी आधा अधूरा क्वेश्चन है उसको सुने और उसके बाद टीचर खुद उससे पूछे अपने उस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में मोल्ड करके कि क्या आप ये कहना चाहते हैं, कि क्या आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, क्या आप ऐसा पूछना चाहते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन है, जो उसने आधा क्वेश्चन पूछा या जो उसको पूछना नहीं आया, उसको समझ के आपने अपनी लैंग्वेज में उससे पूछा कि क्या आप ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ना, तो अब वो बताएगा कि हाँ मैं यही पूछना चाहता हूँ, तो आप उसके बाद उसका आंसर देंगे। तो ये प्रोसेस है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग। ठीक है, तो ये अपने चारों जो हैं वो इम्पोर्टेंट थोड़े से टर्म्स हो जाते हैं और क्वेश्चन में से बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।